वेलकम टू ज़ौक़ यकीन। मैं मोहम्मद शमीम आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नेट, जेआरएफ, एसआरएफ इन सब की तैयारी कैसे करें। क्या तीनों अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही हैं? देखो, सबसे पहले ये बात जाननी ज़रूरी है कि जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका फ्यूचर बेनिफिट्स क्या है, मुस्तकबिल में आपको उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। और ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, तैयारी कैसे करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या नेट, जेआरएफ और एसआरएफ तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसी तरीके से इसकी तैयारी कैसे करते हैं, हम कितनी महीने तैयारी करें, रोज़ाना कितने घंटे दें जिससे हमारी तैयारी हो सके, हम नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। ऐसे ही हमें क्या क्या किताबें पढ़नी चाहिए, हमें कैसे तैयारी करना है, नोट्स हमें कैसे बनाना है, क्या ट्रिक्स हैं, कुछ स्ट्रेटेजी है, कुछ टिप्स है जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो हम सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं एक एक करके। तो देखो, सबसे पहले ये जान लो कि नेट जो जेआरएफ होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर उससे आगे जाते हैं तो जेआरएफ आता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसके बाद एसआरएफ आता है जिसको सीनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। फॉर्म एक ही आता है, एग्ज़ाम एक ही होता है और एक ही से तीनों चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अगर आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई, आपने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से नहीं दिया, तो आपका नेट होगा। आपने बहुत अच्छी तैयारी की तो आपका जेआरएफ होगा। और एसआरएफ के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। जब आपका जेआरएफ हो जाता है और पीएचडी में आप इनरोल हो जाते हैं तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपको एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है, जिसका अमाउंट 5 से 6 हज़ार रुपया ज़्यादा होता है जेआरएफ के अमाउंट से। ये बात कंप्लीट हो गई। अब आपको घबराना नहीं कि मुझे जेआरएफ भी देना है, एसआरएफ भी देना, नहीं, एक ही एग्ज़ाम देना है। मेहनत से तैयारी करके ऐसा करो कि जेआरएफ आए, फिर वो एसआरएफ ऑटोमेटिक खुद हो जाएगा। ये बातें कंप्लीट हैं। अब हम शुरू करते हैं कि जो जेआरएफ की तैयारी है हम किस तरह से शुरू करें ताकि हम एक सही डायरेक्शन में जाएं और इस तरीके से हम तैयारी करें कि हम अपना वक्त, अगर हम किसी एकेडमिक से जुड़े हैं, अगर हमारा एमए फाइनल ईयर है और हम कुछ दूसरी तैयारी उसके साथ साथ कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये फ़ायदेमंद हो और हम इस तरह से टाइम को अपने यूटिलाइज़ करें कि हम अपने जो भी कुछ हम कुछ साथ साथ कर रहे हैं उसके वो भी हमारा हो जाए और हमारा जेआरएफ हो जाए और हम पीएचडी में इनरोल हो जाए। तो देखो, सबसे पहले किसी भी पेपर की आप जब तैयारी करते हैं तो आप खुद ही बताएं कि आप चाहे यूपीएससी की ले लीजिए, किसी पीएचडी यूनिवर्सिटी का पीएचडी का एग्ज़ाम हो, एमए का हो, किसी भी दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सबसे पहले आप उसकी तैयारी करने से पहले ये देखना चाहते हैं कि वहाँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। तो क्वेश्चंस किस नहज पे आ रहे हैं, आपको तैयारी वैसी ही करनी है। फिर उसके लिए कौन कौन सी किताबें आपके लिए हेल्पफुल है। मैं आपसे कहूँ कि ये किताब है, इस किताब को पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। मैं आपको सारी किताबें दे दूँ, 2-3-4 जितनी भी किताबें हैं, आप पढ़ते जाइए, नहीं होने वाला आपका। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सारी किताबों को रट्टा नहीं मारना है आपको, नहीं सारी किताबों को आपको घोल के पी जाना है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो मेन पॉइंट्स है उस पर फोकस करना है और उस पर ध्यान देना है। तो देखो, सबसे पहले जैसे मान लिया मैं आपको एक दीवान दूं किसी शायर का, और मैं आपसे अभी मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ आपको भी समझ में आएगा। मैं आपको एक दीवान दूं एक शायर का और कहूँ इसको पढ़ जाओ आप, और मुझे बताओ कितने अशार आपको अच्छे लगे। आप पढ़ जाओगे मुश्किल से 2 से 4 या 10, 12, 20, जितने अशार हो सकते हैं, 100 अशार आपको अच्छे लगे। लेकिन उसी दीवान का मैं शेर आपको किसी खास मौके से सुनाता रहूंगा तो आप कहोगे वाह क्या शेर है, क्योंकि मैं हालात के मुताबिक वो शेर आपको कहूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ पीवाई क्विज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब तक किसी भी एग्जाम का पैटर्न आप नहीं समझेंगे, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या मेथड होता है, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तब तक आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में नहीं जा सकती है। तो सबसे पहले आपको पीवाई क्विज करना है। अब देखो, सपोज करो आपको तैयारी शुरू करनी है नेट जेआरएफ की, तो आप सबसे पहले किताब पढ़ना शुरू मत करो। क्यों? आपने इमरुल कैस को उठाया पढ़ने के लिए मिसाल के तौर पर, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि दुलकरूह उसका लक़ब है, मलिकुज़्ज़िल्लील उसका लक़ब है, इसी तरीके से ज़य्यानी अभी सगीरन वहम्मलनी दमहु अभी कबीरन, ये सब उसके बारे में कोटेशन है। उसके बारे में 1 से 1.5 सफ़ा 2 सफ़ा अलग अलग किताबों में लिखा है। तो क्या आपको दोनों सफ़ा याद करने की ज़रूरत है? नहीं। फिर आपको उसमें याद क्या करना है, छोड़ना क्या है, किस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, ये सब आपको कैसे पता चलेगा? इन सब का सिंपल सा तरीका है कि आप पीवाई क्विज कीजिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। तब फिर आप क्या करेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपके जहन में जब वो इबारत गुजरेगी तो सोचोगे नहीं यार ऐसा तो शायद पूछा गया था, इसको अंडरलाइन करते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
جیسے اس کا کچھ چیز، اس کا نام یاد کرنا ہے، اس کا قبیلہ یاد کرنا، اس کا لقب یاد کرنا ہے، اور پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو رٹا نہیں لگانا، وہ آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ جہاں ہرے بھرے گھاس ہوتے تھے، پانی ہوتا تھا، وہاں جا کے ڈیرا ڈالتا تھا، شراب پیتا تھا، آوارگی کرتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ لہو لعب میں مست رہتا تھا، پھر جب وہاں کا پانی سوکھ جاتا، گھاس سب سوکھ جاتا، تو وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا۔ یہ سب آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں، یہ سب آپ سمجھ لیجئے، جو یاد کرنا ہے وہ آپ کا اس کا لقب وغیرہ یاد کرنا ہے۔ تو پی وائی کیوز امپورٹنٹ ہے، تو اب کیا سارے پی وائی کیو کرنے بیٹھو گے؟ نہیں، 3 سے 4 سیشن کا پی وائی کیو کر لو، ایک موٹا موٹا آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ کس طرح سے کوشچنز بنتے ہیں۔ پھر آپ پڑھنا چالو کیجیے، پھر آپ شروع کیجئے پڑھنا، اپنی تیاری شروع کیجئے۔ اب میری اس میں آپ سے یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے اور تجربہ ہے، بلکہ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا ہینڈ نوٹ ضرور بناؤ، ٹھیک ہے؟ اور سب سے پہلے یہ بات جان لو کہ جب تک آپ اپنا نوٹ خود کا نہیں بناؤ گے، تب تک آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا پڑھنے میں جو کہ آنا چاہیے اور جس سے آپ کو آسانی ہو۔ کیا ہر وقت آپ ایک ایک کتاب لے کے دوڑو گے اور آپ کو پتا ہے کہ ساری انفارمیشن ایک ہی کتاب میں جمع نہیں، ایسی کوئی کتاب ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بہت ساری کتابوں کو پڑھنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو سمپل سا طریقہ ہے۔ اب اگر آپ کو نوٹ بنانے میں پریشانی آتی ہے تو میں بتاتا ہوں، UGC نیٹ JRF کی جو ایک نوٹ ہے 2019 والی ویکیپیڈیا کا، اسی کو آپ اپنا نوٹ بنا لیں۔ اس کو آپ بہت سائڈ مت پرنٹ کرائیں، ایک ہی سائڈ پرنٹ کرائیں، اور اس کے علاوہ اس میں جو پوائنٹس لکھے ہیں اس کو لکھے رہنے دیں۔ اس کے علاوہ آپ جو دوسری کتابوں سے کہیں سے بھی آپ کو نالج ملتی ہے تو اس کو لکھ لیں۔ نوٹ بنانے کا یہی طریقہ ہے۔ آپ نے نوٹ بک اپنا کھولا، حسن زیات کو اٹھایا، پڑھنا چالو کیا، اس میں سے جو جو پوائنٹس آپ کو اہم لگے اس کو آپ نے لکھ لیا، اس کو بند کر کے رکھ دیجئے۔ پھر آپ حنا فاخوری اٹھائیے، اس کو بھی پڑھتے جائیے۔ جو پوائنٹس میچ کر رہے ہیں اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو تھوڑا سا ڈیفر کر رہا ہے، جو تھوڑا سا یونیک ہے، جو تھوڑا سا لگتا ہے کہ ہاں یہ اس میں نہیں تھا اس میں ہے، تو اس کو لکھیں، باقی چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ ویکیپیڈیا اٹھائیے، اس کے علاوہ دوسرے نوٹس اٹھائیے، آپ اس کو پڑھتے جائیے۔ اور جب بھی نوٹ بنائیں تو اس میں آدھا صفحہ، ایک صفحہ، جتنا آپ کے مطابق ہو، جتنا آپ چھوڑ سکتے ہیں چھوڑ دیجئے، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو پی وائی کیو سے پتہ چلیں گی، ڈسکشن سے پتہ چلیں گی، ویڈیوز سے پتہ چلیں گی، اور بھی اگر آپ کو کوئی آ کے بتاتا ہے کہ اس کے بارے میں ایسے کویشچنس آتے ہیں، اس کے بارے میں یہ نالج ہے، تو آپ وہاں لکھ سکیں، ایسا پورا بھر مت دیجیے۔ تو یہ طریقہ ہے نوٹ بنانے کا، اور ایسے ہی پڑھنا ہے۔ ادروائز آپ جب آخری ایام ہوں گے، مطلب 1 مہینہ 2 مہینہ جب باقی رہتا ہے، تو آپ کتاب لے کے نہیں دوڑو گے۔ کون سی کتاب لے کے دوڑو گے؟ حنا فاخوری کی، ویکیپیڈیا کی، حسن زیات، عمر فروخ، جرجی زیدان، کون سی کتاب لے کے دوڑو گے آپ؟ کوئی نہیں۔ آپ اپنا نوٹ بک کام آئے گا۔ تو آپ کو سب سے زیادہ دھیان دینا ہے نوٹ بک بنانے پر، اور نوٹ بک ضرور بنائیے، کیونکہ ایک بار آپ لکھیں گے تو چیزیں بہت ساری یاد بھی ہوں گی، لکھنے سے بھی چیزیں یاد ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اب دیکھو، سب سے پہلے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کتابیں کون سی پڑھنی ہے۔ حسن زیات، وہاں سے کویشچنس بہت آتے ہیں، تو آپ اس کو ضرور پڑھو۔ اور انہوں نے کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے، مطلب بہت ہی مختصر بہت ساری چیزیں کہیں گے، تو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں نہیں ملتی، دوسری کتابوں کو ریفر کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ایک ہی کتاب آپ کو پڑھنا ہے۔ حسن زیات سب سے پڑھنا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کو پڑھنے میں اگر آپ کو دقت آتی ہے، کیونکہ بہت مسجع مقفع عبارتیں ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اردو ورژن ہے مارکیٹ میں ٹرانسلیٹڈ ہے، تو اس کو آپ ریفر کر سکتے ہیں، یعنی عربی کتاب آپ سامنے رکھیں، ٹیکسٹ ہی پڑھیں، زیادہ بہتر ہے۔ جہاں نہیں سمجھ میں آئے وہاں اردو کا سہارا لیں، اور اس کو سمجھ کے پھر اس کو پوائنٹس بنے، آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو حسن زیات پڑھنا ہے، مشکل ہے تو اردو کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حنا فاخوری پڑھنا ہے، آسان زبان ہے، اور وہ لکھنے سے پہلے ایک صفحے میں، آدھے صفحے میں تھوڑا سا ایک بریف انٹروڈکشن دیتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، شارٹ میں لکھا رہتا ہے، اگر وہ بھی پڑھ لیں گے تو بہت انف ہوتا ہے، بہت سارے پوائنٹس اس میں بھی رہتے ہیں۔ تو آسان زبان ہے، حنا فاخوری کو پڑھیے۔ اس کے علاوہ ویکیپیڈیا کو بھی پڑھیے، ویکیپیڈیا بھی چھوڑ کے مت جانا۔ بہت سارے کویشچنس میں بار بار دہراتا رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ توفیق الحکیم کے بارے میں آیا تھا 2018 دسمبر کے سیشن میں کہ عدو المرا کے لقب سے کون مشہور ہے، تو یہ کسی کتاب نے اس وقت نہیں لکھا تھا، وہ ویکیپیڈیا میں لکھا تھا۔ ویکیپیڈیا بھی آپ پڑھیں، بہت زیادہ نہیں، ایک مرتبہ پڑھتے جائیں، سرسری طور پر آپ کے پاس جو پوائنٹس ہیں وہ لکھے ہیں، اگر کچھ لگتا ہے کہ الگ سے ایکسٹرا لکھنا چاہیے تو پھر آپ لکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ ویکیپیڈیا، اس کے علاوہ آپ جا سکتے ہیں عمر فروخ کو، اس کے علاوہ آپ جا سکتے ہیں جرجی زیدان کو، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس کے علاوہ ماڈرن میں پڑھنے کے لیے میں سب سے اچھی کتاب اب تک جو مجھے ملی ہے وہ تاریخ الادب العربی المعاصر فی مصر، شوقی زیف۔ الادب العربی المعاصر فی شوقی زیف کی کتاب ہے، ماڈرن تاریخ پر ہے، اس کا نام ہے الادب العربی المعاصر فی مصر لشوقی زیف۔ 300 صفحے کی کتاب ہے تقریباً، اور اس کتاب میں جتنے بھی لوگ مصر سے شامل ہیں وہاں سے ضرور پڑھنا۔ اگر آپ کو زیادہ دقت آ رہی ہے پڑھنے میں تو اس کا 2 چیپٹر ہوتا ہے،
हयातुहु व अदबुहु, अगर वो कातिब राइटर है, अगर वो शायर है तो हयातुहु व शायरुहु। तो अगर हयातुहु व अदबुहु में कोई किताब नज़र आती है तो उसके बारे में एक झलक पढ़ लें। और शेरुहु में आपको शेर पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि वो किस तरह से शायरी करता था, उसकी हयात पढ़ लें तो इनफ। यही चीज़ आपको अप्लाई करना है, ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरा तजर्बा, ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ कि जैसे 10 जिल्द हैं शौके ज़ैफ़ की, सबको पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इतना ज़्यादा लेंदी है, आप क्या करेंगे उस पर। तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसा कि मैंने खुद किया था, मैंने सेलेक्टेड एक जिल्द खोला, हाँ देखा कि इमरुल कैस का यहाँ से यहाँ, शेरू छोड़ दिया, सिर्फ हयातुहु मैंने देखा, अतारू छोड़ दिया। हयातुहु 2 से 10 सफ़े में आ रहा है तो मैंने सफ़ा नंबर नोट किया 2 से 10 नंबर सफ़ा तक, फिर मैंने ऐसे लिखता गया, ऐसे में सब लिख लिया और 200 जिल्द जाके मैंने प्रिंटर को दे दिया, प्रिंट करने वाले को, कि मैं जो सफ़े में लिख के दे रहा हूँ आपको, जो जो मुझे उतना पेज निकाल के दे दो। उसने उतना पेज निकाल के दे दिया, मैंने कंबाइन करा लिया, तो मैं सारी चीज़ों को शौक़े ज़ैफ़ से भी पढ़ लिया। ये अगर आप पढ़ना चाहें तो, अदरवाइज आपका यहाँ से भी काम चल जाएगा, इतना ज़्यादा आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो किताबें हो गई आपकी हसन ज़ैयाद, हन्ना फाखूरी, विकीपीडिया तो किताब नहीं है लेकिन ज़रूर पढ़ना उसको, शौक़े ज़ैफ़ दोनों, अगर 200 जिल्द पढ़ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ तारीख़ुल अदब अरबी मुआसिर जो मॉडर्न पर है, मॉडर्न लिटरेचर पर, उसको कभी भी मिस मत करना। उसके अलावा जुर्जी ज़ैदान और उमर फ़र्रुख को आप पढ़ सकते हैं। अब उसके अलावा जो किताबें हैं ये सब इसके बच्चे हैं, इसी से निकले हुए हैं, इसकी शाख हैं, ठीक है। क्यों? अब आप कैसे ऐसा क्यों कह रहे हो, बहुत सारी किताबों में तो बहुत अच्छा लिखा, बहुत सोके बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन आप वो किताब पढ़ के जाएं और ये किताब पढ़ के जाएं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको वहाँ नहीं भी याद आएगा, लेकिन अगर असल किताब पढ़े रहेंगे, मराजी व मसादिर पढ़े रहेंगे तो वहाँ आपका तुक्का भी लग जाएगा। पर अगर आपने मराजी व मसादिर नहीं पढ़ा है तो आप जितनी भी कोशिश कर लें आपका नहीं लगने वाला है तुक्का, क्योंकि आपने सिर्फ फैक्ट को पढ़ा है, ठीक है। तो इसके अलावा जितनी भी है चीज़ें इसी से निकली हुई हैं। दलीलुल इख्तिबार तनाफुसी है, एक अच्छी किताब मानी जाती है, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है, जा सकते हैं। तारीख़ुल अदब अरबी में मेहदी हसन की सवालन व जवाबन की शक्ल में है, बहुत अच्छी किताब है, जा सकते हैं। मदखल है, बहुत अच्छी है, जा सकते हैं। लम्हात है, जा सकते हैं। लेकिन इन सब किताबों को उस वक्त पढ़ना जब इन किताबों को पढ़ लेना, अदरवाइज कन्फ्यूज हो जाओगे और मज़ा नहीं आने वाला है। क्योंकि उस वक्त जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में रहती हैं, यहाँ आप तफसील से पढ़े रहोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा, ठीक है। तो इन किताबों को पढ़ने के बाद अपना नोट बनाओ, फिर इन किताबों को रेफर करो, जो जो चीज़ें अच्छी लगें उसको आप अपने नोट में ऐड करते जाओ। ये तरीका रहा पढ़ने। ये तो मैंने बता दिया आपको कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, मैंने बहुत दूर से बताया, थोड़ा करीब से बताता हूँ कि इसमें और क्या क्या करना है। किताबें मैंने बता दी, ऐसे ऐसे पढ़ना है, सब ओके, ठीक। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब इन चीज़ों को पढ़ें, यानी आप जब अपनी तैयारी करें तो उसके साथ साथ आपको पहले PY कोर्स करना है। मैंने 3-4 बताया था, शुरू में कर लीजिएगा ताकि एक मोटा मोटा आइडिया, फिर अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर पूरा कर सकते हैं 10-12 साल का तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 3-4 करके भी शुरू कर देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे पढ़ना है। लेकिन PY कोर्स करने हैं पूरे। अब आप चाहें तो अपने पढ़ने के दरमियान, मतलब जब आप तैयारी करें, नोट बनाए, उसके दरमियान आप PY कोर्स करें, लेकिन PY कोर्स को कभी छोड़ के मत जाना है, वो रीढ़ की हड्डी है, समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आप मेथड भूल जाएंगे, तरीका भूल जाएंगे और बहुत नुकसान होगा। अगर कोई सिलेबस ना पढ़ के PY कोर्स के थ्रू जो उसमें पूछा जाता है वही चीज़ सिर्फ कवर कर ले तो उसका आराम से नेट हो जाए। इस तरह से PY को इम्पोर्टेंट इतना आप समझ लीजिए, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो या सेकंड पेपर का हो। तो PY कोर्स आपको करना है कि अब देखो, PY कोर्स करने का तरीका, जैसे मैंने आपसे पूछा या उसने पूछा, एनटी वाले ने आपसे पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, उसमें 4 ऑप्शन थे, आपने एक ठीक किया, सही बात किया। जैसे उसने पूछा कि लैस मिन मुअल्लिफाति तौफीकुल हकीम सिजनुल उमर उदतुर रूह यमीयात नाइब फिलदियाफ औलादु हारिद, तो आप कहोगे औलादु हारिदिना नजीम महफूज की तौफीकुल हकीम की नहीं है, बाकी उसकी किताबें हैं। लेकिन अब क्या इन सब किताबों के बारे में आपका देखना ज़रूरी नहीं कि ये जो उदतुर रूह है वो क्या है, सिजनुल उमर क्या है, यमीयात नाइब फिलदियाफ क्या है। सिजनुल उमर सीरा ज़ातिया है, यमीयात नाइब फिलदियाफ नॉवेल है, बहुत अच्छी है, उदतुर रूह भी नॉवेल है। अब अगर ऐसे वो पूछ लिया कि मन मा हुवल किताब अल्लदी कुतिबत कतबत तौफीकुल हकीम अदनाहु, नीचे दी गई किताबों में से कौन सी वो किताब है जिसको तौफीकुल हकीम ने लिखा है। 4 ऑप्शन दिया, अलबनातु वस्सैब, रिजालुन फी शम्स, मौसिमुल हिजरा इला शिमाल, और ऐसे ही दे दिया आपको अहलुल कहफ। आपने देखा कि अहलुल कहफ तौफीकुल हकीम को उसको लगाया और चल दिए, नहीं, ये तरीका नहीं होता है PY कोर्स करने का। चारों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हैं, जितने उसमें ऑप्शंस दिए जा रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि जब एक मरतबा क्वेश्चन किसी के बारे में आ गया तो इसका मतलब मुम्तहिन जो है उसकी नज़र में उसकी वैल्यू है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछा जा सकता है किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से घुमा के, ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
तो आपको भी ये देखना है कि अवदतुर रूह या अहलुल कहफ जो भी दिया था वो होगी तो फिकुल हकीम के, लेकिन अलबनातु वस्सैफ किसकी है और ये क्या है, इतनी चीज़ तो जाननी ज़रूरी है। मौसिमुल हुज्र अल इस्तेमाल किसकी है, क्या है, रिजालुल फी शम्स किसकी है और क्या है। तो मैं बता दूं कि देखो अलबनातु वस्सैफ नॉवेल है एहसान अब्दुल कुद्दूस की, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी इस पर, मिस्र में इसको बैन किया गया था। रिजालुल फी शम्स फिलिस्तीन के स्ट्रगल के बारे में बहुत ही शानदार नॉवेल है, गस्सान कनफानी की पैलेस्टीनियन राइटर हैं। मौसिमुल हुज्र अल इस्तेमाल ये तैयब सालेह की है, मशरिक़ और मगरिब अरब दुनिया और मगरबी दुनिया के कल्चर का, सिविलाइजेशन का बहुत अच्छे से एक कंपेरेटिव स्टडी तकाबुली मुताला किया गया है। ये तैयब सालेह सूडानी की है, सूडानी राइटर हैं, ठीक है। तो इस तरह से इतनी चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। मैं अव्वले दिन से पीवाईक्यूज़ पर फोकस करता चला आया हूँ, बार बार कहता हूँ देखो पीवाईक्यूज़ मत छोड़ के जाना, सब कर लेना, लेकिन इस तरफ से जाना, मतलब 21, 20, 19, 18 ऐसे जाना, कहीं पता चला उधर से आ रहे हो तो यहाँ तक पहुँचे नहीं और एग्जाम आ गए, इस तरफ से जाना, ताकि अगर वहाँ तक नहीं भी पहुँचे तो चल जाएगा, इधर से आपको जो रेसेंट हुआ उसका आइडिया हो जाएगा। अब कुछ और चीज़ें बताता हूँ। देखो इसमें आपको क्या करना है, कुछ ट्रिक्स अपनाने हैं, जैसे बलागा आपको कैसे पढ़नी है, ठीक, पहले यूनिट में क्या क्या ध्यान देना है, 7वीं यूनिट में क्या क्या ध्यान देना है, इसके बारे में मेरी मुकम्मल वीडियो है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ मौजूद है। इसके अलावा मेरे चैनल पे भी मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि हाउ टू रिवाइज योर होल सिलेबस। मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें, सारी यूनिट के बारे में बताया कि इस पे क्या क्या फोकस करना है। जैसे मैंने ये बताया था कि आपको अगर 7वीं यूनिट पढ़ रहे हैं तो किसी ने हायर एजुकेशन कहाँ से ली है, हायर एजुकेशन उसका कहाँ से है वो बताना ज़रूरी है, कौन कितने साल में हिफ्ज़ किया, किसके अब्बू कितने साल में मरे। इस तरीके से अगर फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको उसमें ये बताया था कि इसमें आपको कबीले का नाम, ठीक है, मुअल्लका किस बहर में है, कितने उसमें अशार हैं, दालिया है, बेमिया है, ये सब जानना ज़रूरी था। तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ, ट्रिक्स में जाके देख लें। एक अच्छी सी ट्रिक्स मैं बताना चाहता हूँ जो मैं इससे पहले भी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप नए होंगे तो ये फ़ायदेमंद होगा कि एवरी 3 लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ, हर पैराग्राफ की 3 लाइन शुरुआत की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर तीन लाइन इंपॉर्टेंट है हर पैराग्राफ की, जहां से भी शुरू हो रहा है वहां से उसकी 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स दिए थे, जैसे कि अगर आप किताब खोलेंगे हसन ज़ियाद की तो पहली ही पेज पर लिखा हुआ है, पहली ही लाइन है लुग़त अरबिया या लुग़त असहमिया। आप ये देखें कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ईच पैराग्राफ 3 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई सारे एग्जांपल्स दिए थे विकिपीडिया से भी, इसके अलावा शौक़ ज़ैफ़ की भी किताब से। तो आपको ये जानना है कि सबको पढ़ना तो है ही, लेकिन इन 3 लाइन्स में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नज़र आ रही है तो आप उसको हाईलाइट करें, अपनी कॉपी में उसको नोट करें। इम्रुल कैस के बारे में पूछा था, नशा इम्रुल कैस नजदीयन व इनका नयमनीयन, ये भी आपको पैराग्राफ की 3 लाइन के अंदर मिल जाएगी। हसन बिन साबित के बारे में इन्होंने पूछा था कि वो गसासना की और मनाजरा की मन करते थे, ये भी आपको हसन ज़ियाद में 2-3 लाइन के पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा, या जहाँ पैराग्राफ शुरू होता है। ऐसे ही इन्होंने बुख्तरी के बारे में पूछा था कि वुलिदा फी मंबज इला शिमाल शर्क़ी मिन हल्ब फी सूरिया, सेम इबारत है विकिपीडिया का, मतलब जहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है इंट्रोडक्शन के बाद वाला। ऐसे शौक़ ज़ैफ़ के बारे में, शौक़ ज़ैफ़ की किताब से मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मफरूती के बारे में पूछा था कि वो हसब नसब में बहुत अच्छे थे लेकिन मालदार नहीं थे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और भी उसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ अपने वीडियोज़ के ज़रिए से, अपने ट्रिक्स के ज़रिए से। मेरे चैनल पर बहुत सारे ट्रिकी नोट्स मौजूद हैं, बहुत सारी किताबों को मैंने एग्जा किए हैं जो सिमिलर हैं। ऐसे ही जो करेंसी है उसको कैसे याद करनी है, बलागा में बहर कैसे याद करनी है, और मुअल्लका की तो बहुत शानदार वीडियो है, एक बार देखें 10 का 10 मुअल्लका किस बहर में है, कितने अशार हैं, सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स थे। अब आपको इसमें क्या करना है, MCQ करते रहना, अपनी तैयारी के दौरान आपको MCQs भी करते रहना है। MCQ के साथ साथ आप जो वीडियोस हैं उनको भी देखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी पॉइंट्स जो आपको अहम नहीं लगती, मुझे अहम लगती है, और वो कभी कभी आ भी जाती है। तो आपको अगर जैसे लगता है कि, मैं नहीं कहता वीडियो से ही आप डिपेंड रहें, आप अपने खुद की तैयारी करें, वीडियो एक हेल्पफुल के लिए उसको समझे कि मतलब एक मदद है, एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा असिस्टेंट के तौर पर है वो। तो मान लीजिए कि अगर आप इस पर भी तैयारी करें तब भी आपकी तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि वीडियोस में वो तमाम चीज़ें दी जाती हैं जो हम कई जगह से इकट्ठा करते हैं। तो आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं और चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो ज़रूर देखना। अगर आपको थोड़ा सा वो लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपकी स्पीड बढ़ा दीजिए, प्ले बैक में जाकर उसकी स्पीड बढ़ानी होती है, बढ़ा के एक बार सुन तो लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि सुनेंगे, आपने खुद लिखा है, आपने पढ़ा है, तो कई बार चीज़ें जहन में आएंगी तो रिकॉल होंगी और आपको याद हो जाएंगी। तो वीडियो भी ज़रूर देखिए।
कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं डालता रहता हूँ, वो सारा डाला हूँ, उसको भी देखिएगा। और मैं जल्दी अपना क्रैश कोर्स 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही शुरू करने वाला हूँ। तो आप चाहें तो मुझसे भी पूरी तैयारी कर सकते हैं, मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा, सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, पीवाई क्विज भी, एमसीक्यू भी, पीडीएफ भी। इसके अलावा मैं वीकली डेली क्विज लूंगा, हर यूनिट की रिकॉर्डेड वीडियो भी दूंगा। सारी चीजें मेरे पास मौजूद है, इससे पहले मैं करा चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। आप भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब इन तैयारी को लेकर आपके जहन में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे एक चीज मैं बताऊं, जैसे बलागा है, मैं पहले ही बताया था। आप ये चाहें कि बलागा को हम छोड़ देते आखिर में कवर करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बलागा एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको मतलब एक ही बार में याद हो जाएगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बलागा बहुत ईजी है, लेकिन कैसे आप उसको रोज आना पड़े। उसको बना ले कि मुझे आधा घंटा इसमें देना है, 1 चैप्टर हुआ ठीक है, 2 चैप्टर हुआ ठीक, आधा चैप्टर हुआ तो भी ठीक, लेकिन आप उसको कई चीजें एक साथ मत पढ़ें, वरना गुडमुड हो जाएगी बातें, और फिर आपके जहन में वो खलत मलत हो जाएगा, फिर आपको मजा नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो आप ऐसा तरीका बना लें, उसको 2-3 बार पढ़ें, आधा आधा घंटा शुरू से पढ़ते चले जाएं, फिर आप उल्टा पढ़ते चले जाएं, फिर शुरू से जैसे भी पढ़ें, लेकिन 2-3 बार एटलीस्ट पढ़ें, तो बलागा आपको बहुत अच्छे से याद होगा। मेरी पूरी बलागा फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पढ़ा के मेरे चैनल पे मौजूद है, प्ले लिस्ट वहाँ से जाके देख सकते हैं, सारा बलागा मौजूद है A to Z, वहाँ से सब कुछ जाके देख सकते हैं। लेकिन उसको कई बार देखें, कई बार पढ़ें, तो याद होगी। अब अगर इसके अलावा भी कोई आपको दिक्कत रह जाती है, कोई परेशानी रह जाती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी तमाम क्वेरीज को, तमाम क्वेश्चन को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, जवाब दूंगा। और मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करते चला आया हूँ, और मेरा ही मकसद असल यही है कि मैं गाइड करूँ कि आप अच्छे डायरेक्शन में जाएं। तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखता हूं।